तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे हल करते हैं, और इसके बारे में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले टॉपिक्स आता है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं कि जैसा जो है यहाँ पे दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में है। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं। यानी रैखिक होना चाहिए, दो चर में होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, रैखिक। रैखिक का मतलब हो गया कि उसका जो घात होगा वो बिल्कुल एक होगा, ठीक है। यानी उसका जो है घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। और दो चर में होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, x और y में होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसे ध्यान से देखें। और यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये हिसाब तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन उनका सूत्र जो है भूल जाते हैं। सूत्र को जो है भूलना नहीं है, ठीक है, और उसे रटना भी नहीं है, समझना है। और इसे हम लोग समझाते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाते हैं, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पहला टॉपिक्स जान चुके हैं। दूसरा टॉपिक्स में हम लोग यहाँ पे आए हैं कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यापक रूप जो है क्या होता है। यानी अभी हम लोग जाने कि रैखिक युग्म में क्या होता है, जो x और y चर में हो और वो रैखिक हो, ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे उसके व्यापक रूप जो है क्या होता है, ठीक है। तो व्यापक रूप में दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। और यहाँ पे जो आया है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हमारा क्या है, अचर है। अचर का मतलब हो गया कि इसके जगह पर नंबर लिखे होंगे, या 1 2 3 प्लस में होगा या माइनस में होगा, -1 -2 -3, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो चर आया है x आया है और y आया है। समीकरण 1 में भी x है और y है, समीकरण 2 में भी x और y है। तो यहाँ पे लिखे हैं x और y क्या होना चाहिए, चर में होने चाहिए। उसके बाद जो है बात करने वाले हैं कि इससे रिलेटिव कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है। तो पहले भी हम लोग बताए हैं कि सूत्र जो है रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। सूत्र जितने भी होते हैं अगर आप रटते हैं तो वो जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन आप समझते हैं तो मरते दम तक जो है उसे भूल नहीं पाएंगे। तो वही कोशिश कर रहे हैं समझाने का। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसको बोलेंगे बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है b1/b2। या तो फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो इसका जो लिखा होगा तो उसको जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ग्राफ में जब बनाएंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं वो कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे, उसमें हमारा जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगा। उसके बाद कह रहा है केवल एक हल होगा, यानी इस तरह का समीकरण में हल जो निकलेगा वो सिर्फ एक हल होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। जब पूछा जाए कि इसका जो है संगत होगा कि असंगत मान होगा, तो इसमें बताना है संगत होगा, क्योंकि इसका एक हल निकल रहा है, हल में है, इसीलिए इसका जो है क्या होगा, संगत होगा। उसके बाद नंबर 2 में आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसको जब ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे, तो इसका आएगा समांतर रेखाएं कुछ इस तरह से। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो जो है हमारा इस तरह का बनेगा, ठीक है, समांतर करती रेखाएं जो आपस में कटेगा नहीं।
और हल की बात करें तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका हल नहीं होगा। उसके बाद जब बात करें संगत में या असंगत में, तो जब हल है ही नहीं तो इसका क्या होगा, असंगत होगा मान, ठीक है। जब हल है ही नहीं तो उसका मान क्या आएगा, असंगत आएगा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3, यहाँ पे दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात तीनों जब बराबर में रहे तो इसका जो है संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। संपाती रेखा समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे तो एक ही समीकरण में दोनों का आएगा। समीकरण 1 का भी इसी में आएगा, समीकरण 2 का भी इसी में आएगा, तो इसलिए बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है। उसके बाद हल की बात करें तो ये अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब हो गया अनगिनत निकलेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि वो अनंत में जाएगा, इसीलिए इसका हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बात करें कि जब ये हल में है तो इसका मान भी क्या आएगा, संगत आएगा, ठीक है, संगत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अभी हम लोग यहाँ पे सूत्र को भी समझ लिए और कुछ डिफिनेशन था इसमें, डिफिनेशन भी समझे। तो अब चलेंगे हम लोग हिसाब की ओर, 3.1 पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।